कहते हैं कि जो समंदर पे राज करेगा वही दुनिया पे राज करेगा। और आने वाले वक्त में ये ना सिर्फ आपके आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जरूरी है, बल्कि आपके रक्षा या फिर आपकी सीमाओं की रक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। समंदर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है शार्क्स, यानी सबमरीन्स। सबमरीन्स दरअसल वो शिप होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि अंडर वाटर एक ऐसी मशीन होती है जो लगातार पानी के अंदर रहकर आपके एरिया को ना सिर्फ सेफगार्ड करती है बल्कि अटैक भी करती है। आप इनको हंटर भी कह सकते हैं, यानी हंटर शार्क्स, जिनका मकसद है कि दुश्मन के शिप को हंट करना और उसको डिस्ट्रॉय कर अपने मिशन को पूरा करना और वापस लौट जाना। भारत में सबमरीन के मिशंस की शुरुआत या जरूरत को 1960 में महसूस किया जाने लगा। सोचा जाने लगा कि भारत को अब अपने समुद्री सीमाओं की रक्षा भी करनी है, और इसका चैलेंज पहली बार 1971 की जंग में देखने को भी मिला, जब एक तरफ बांग्लादेश को आजादी के लिए भारत वहां उतरा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम या दूसरे इलाकों में भेज दिया, और कोशिश थी कि भारत के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर को तोड़ देना या फिर उसको बर्बाद कर देना, या फिर आईएनएस राजपूत को डिस्ट्रॉय कर उस पूरे कोस्टल एरिया के ऊपर डोमिनेट कर लेना या फिर उस पर बड़ा अटैक करना। ऐसा हो नहीं पाया, और आईएनएस गाजी आज भी विशाखापट्टनम के उसी समंदर तल के अंदर मौजूद है, या फिर उसका मलबा आज भी वहां मौजूद है। लेकिन 71 के बाद भारत ने ये बात को बहुत अच्छे से महसूस कर लिया था कि अब भारत को अपनी सबमरीन्स की शक्ति को बढ़ाना होगा। इस समय भारत के पास मुख्य तौर पर करीब 18 से 19 सबमरीन्स हैं, जिसमें ना सिर्फ कन्वेंशनल यानी वो सबमरीन्स जो बैटरी या डीजल से चलती हैं, बल्कि वो भी सबमरीन मौजूद हैं जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है, जिसको हम आईएनएस अरिहंत भी कहते हैं। न्यूक्लियर यानी वो एक टाइम बीइंग, यानी उसके ऊपर कोई टाइम नहीं रहेगा, वो समंदर के अंदर बहुत लंबे समय तक रह सकती है और ऑपरेट कर सकती है। दरअसल सबमरीन को अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए या जमीन पर आ जाती है तो उसको रडार पर आना या फिर उसको हैंडल करना या ट्रैक कर पाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जितना समय सबमरीन पानी के अंदर रहेगी उसको ट्रैक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यही वजह है कि भारत अब अपनी लगातार सबमरीन की क्षमताओं को बढ़ाता जा रहा है, और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तरफ जहां एलएसी पर भारत के सामने चीन की चुनौती जमीन पर है, वहीं समंदर पे भी यानी इंडो पैसिफिक रीजन में भी लगातार चीन अपने आप को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। एक कि मुख्य तौर पर देखा गया कि पिछले कई समय में चीन के जो शिप्स हैं वो करीबन 4 गुना ज्यादा पेट्रोलिंग भारत के या फिर इंडियन ओशन के रीजन में करने लगे हैं, और ना सिर्फ उनके शिप्स बल्कि उनकी सबमरीन्स भी। यही वजह है कि भारत अपनी सबमरीन की क्षमताओं को बढ़ा रहा है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दूसरे का ट्रायल चल रहा है, यहाँ तक कि जो प्रोजेक्ट 85 है या जो प्रोजेक्ट 75 है उस पर भी लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा स्कॉर्पियन सबमरीन भी भारत के बेड़े में लगातार शामिल की जा रही हैं। मुख्य तौर पर इंडियन नेवी को अगर ना सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है बल्कि अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी बढ़ाना है तो उसको अपनी नेवी को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। यही वजह है कि सबमरीन्स उस दायरे में या फिर उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान देंगी। 1980 के बाद से ही लगातार भारत कई चुनौतियों का सामना कर रहा था, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो पंजाब से निकल कर आ रही थी वो था मिलिटेंसी, और यही इंटरनल डायमेंशंस में या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स में या फिर इंटरनली भारत को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए गठन हुआ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का। 84 के बाद जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया तो यह माने जाने लगा कि कई जगहों पर दोबारा से चरमपंथी या मिलिटेंसी बढ़ रही है, और खास तौर पर उनका निशाना अमृतसर ही है। ऑपरेशन चलाए गए, करीबन 300 से ज्यादा एनएसजी के कमांडोज को गठित किया गया या फिर ऑपरेशन चलाया गया, और ऑफिशियली 22 सितंबर 1986 के अंदर एनएसजी के रेजिंग डे के तौर पर मनाया गया या फिर उसको ऑफिशियली कमीशन किया गया। मकसद था कि इंटरनल मिलिटेंसी से जूझ रहे भारत को ये ऐसे कमांडोज दिए जाएं जो ना सिर्फ पूरी तरीके से ट्रेन हो बल्कि उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट भी हो। 86 के बाद कई ऐसे मौके आए जब एनएसजी ने अपने शौर्य का लोहा मनवाया, चाहे वो ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो हो
या फिर ब्लैक थंडर हो, या फिर आप कह सकते हैं कि अक्षरधाम पर हुए हमले को भी एनएसजी ने किस तरीके से हैंडल किया, ये दुनिया ने देखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था 26/11 का अटैक। मुंबई में जब यह अटैक हुआ तो एनएसजी को डिप्लॉय किया गया, एनएसजी ने पूरे ऑपरेशंस को चलाया, लेकिन महत्वपूर्ण था कि एनएसजी को मानेसर से मुंबई ले जाने में इतनी देरी हो गई कि कई सवाल खड़े होने लग गए। तो फिर यह तय किया गया कि अब एनएसजी को हर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में डिप्लॉय किया जाएगा या फिर उसके बेसिस को बनाया जाएगा, चाहे वो हैदराबाद हो, गांधीनगर हो, मुंबई हो या फिर दूसरी सिटीज हो। करीबन 5 से 6 उसके हब्स बनाए गए, लेकिन एनएसजी का जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली में ही रखा गया। एनएसजी के जो कमांडोज होते हैं उनको अलग अलग पैरामिलिट्री से, आर्मी से लिया जाता है, चाहे वो स्पेशल फोर्सेस के जवान हो, चाहे वो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज हो, आईटीबीपी के जवान हो, अलग अलग विंग से इन जवानों को उठाया जाता है, जिनको स्पेशलाइज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अंदर यानी एनएसजी में डिप्लॉय किया जाता है, जिनका मकसद होता है भारत के अंदर किसी भी आतंकवादी हमले को निष्क्रिय करना या फिर उसका सामना करना। पिछले कई दशक में, करीबन 3 से ज्यादा दशक के अंदर एनएसजी का इस्तेमाल किया जा चुका है और कई बड़े ऑपरेशंस को एनएसजी पूरी तरीके से सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा भी चुकी है। हालांकि जब एनएसजी की बात की जाती है तो उसके स्पेशल इक्विपमेंट की भी बात की जाती है, जिसमें उनके पास ना सिर्फ उनकी जो क्लोव पिस्टल्स हैं बल्कि उनकी जो राइफल्स हैं या फिर दूसरे इक्विपमेंट हैं, वो सारी चीज़ें उनको दी गई। यहाँ तक कि ड्रोन्स यानी स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स जो टेररिस्ट यानी हाइडआउट्स के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, फिर वो मददगार हो सकते हैं, ऐसी सारे इक्विपमेंट एनएसजी के पास मौजूद हैं। एनएसजी पिछले कई दशकों में लगातार अपने स्वरूप को बदलती भी आई है और खास तौर पर जम्मू कश्मीर की जो इंसर्जेंसी है या फिर वहां जो टेररिज्म है उसको मुकाबला करने के लिए भी एनएसजी की कई यूनिट्स को वहां पर डिप्लॉय किया गया है, जिसको यूनिट 51 या 52 भी कहा जाता है। एनएसजी का मूलभूत या फिर उनका जो मेन मोटिव है वो है किसी भी टेररिस्ट अटैक को विफल करना, और अगर कोई भी टेररिस्ट किसी एयरलाइंस पर कैप्चर कर लेते हैं या फिर किसी घर को कैप्चर कर लेते हैं तो फिर उसको विफल करना या फिर वहां पर आतंकियों को मार गिराना। इसीलिए इनको ब्लैक कैट भी कहा जाता है, यानी ब्लैक कैट यानी वो स्पेशलाइज्ड ग्रुप जो हर किसी के चुनौतियों का या डर के सामने खड़े हो सकते हैं। पठानकोट और उरी अटैक के बाद एक बार फिर भारत और चीन जंग के मुहाने पे थे और ये वक्त था फरवरी 2019 का। 14 फरवरी 2019 में जब सीआरपीएफ का एक कॉन्वॉय अपनी ड्यूटी से आगे जा रहा था या डिप्लॉयमेंट के लिए निकल रहा था, तब करीबन एक वुल्फ अटैक कर यानी एक गाड़ी में आरडीएक्स भरकर उस बस को हिट किया गया, जिसमें करीबन 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। 14 फरवरी के उस दिन के बाद लगातार देश में सवाल खड़े होने लगे और फिर से नजर गई फोर्सेस पर कि क्या एक बार फिर यह मौका आ गया है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को जवाब दिया जाए बल्कि पाकिस्तान को भी टिट फॉर टैट की लैंग्वेज में जवाब देना जरूरी हो गया और तय किया गया कि अब कोई बड़ी स्ट्राइक करनी होगी। हालांकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरी तरीके से तैयार था कि भारत ग्राउंड पर कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है, लेकिन किया गया बिल्कुल उसका उल्टा, जिसको दुनिया ने जाना बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से। बालाकोट एयर स्ट्राइक 1971 के बाद सबसे बड़ा ऐसा मौका था जब इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के खिलाफ। ग्वालियर के बेस से करीबन 20 मिराज को उड़ान भरने के आदेश दिए गए। करीबन 26 फरवरी को यह पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि करीबन 20 से ज्यादा मिराज विमानों को ग्वालियर के बेस से उड़ाया गया, इसके अलावा बरेली से एयर रिफ्यूलर्स को भी उड़ान भरने के आदेश दिए गए। ये सारी तैयारियां कर ली गई और तय किया गया कि बालाकोट के अंदर जो बड़ा आतंकी कैंप है, यानी अब लॉन्च पैड नहीं, बड़े आतंकी कैंप्स को टारगेट किया जाएगा। पीओके के अंदर घुसा गया, हमारे एयरफोर्स के जो मिराज 2000 थे उन्होंने उड़ान भरी और करीबन बालाकोट के उस कैंप को टारगेट किया। 20 विमानों में से 4 विमान भारत की सीमा में रहे, बल्कि 16 ने पीओके के अंदर एंटर किया
और बालाकोट के कैंप को पूरी तरीके से बर्बाद किया। हालांकि एनटीआरओ की तरफ से कहा गया कि उस समय वहां पर करीबन 250 से 300 ज्यादा मोबाइल फोन एक्टिव थे, जिसके औसत के तौर पर बताया गया कि उस समय कैंप में करीबन 200 से 250 आतंकी मौजूद थे और इतने ही आतंकियों का उस समय खात्मा भी किया गया। महत्वपूर्ण यह है कि उस समय भारत ने एयर स्ट्राइक का सोचा क्यों, क्योंकि एयर स्ट्राइक 1 यानी सर्जिकल स्ट्राइक 1 के बाद पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत फिर से दोबारा से कई लॉन्च पैड्स पर अटैक करेगा। पाकिस्तान ने अपनी आर्टिलरी गन्स हो या अपने दूसरे रडार सिस्टम को एक्टिव कर दिया था, लेकिन बालाकोट का ये एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से चौंका दिया, क्योंकि पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि भारत के इतने ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट पीओके के इलाके में घुसेंगे, कैंप को बर्बाद करेंगे और वापस लौट जाएंगे। उस समय जो पाकिस्तान के जो अर्ली वार्निंग वॉरफेयर सिस्टम्स थे वो भी हमारे एयरक्राफ्ट को नहीं पकड़ पाए और भारत ने उस समय अपनी इजराइल से ली गई जो स्पाइस 2000 मिसाइल थी उसका इस्तेमाल इस पूरे बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया था। उस समय के एयर मार्शल हरि कुमार ये बताते हैं कि कैसे इसकी पूरी तैयारी की गई। यानी 14 तारीख के बाद 2 दिन बाद ही उस समय के जो एयर चीफ मार्शल थे BS धनोआ, उन्होंने बुलाया और ये तय किया गया कि आपको तैयार रहना और जल्द ही भारत कोई बड़ी एयर स्ट्राइक करेगा। 18 फरवरी को यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी, NSA अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री, इन सभी की सहमति से यह डिसीजन लिया गया कि एयर स्ट्राइक को अब जल्दी अंजाम देना होगा और तय किया गया वक्त 26 फरवरी का। 26 फरवरी के बाद बालाकोट के बारे में पूरी दुनिया ने जाना कि कैसे पीओके के इलाकों के अंदर अभी भी पाकिस्तान बड़े आतंकी कैंप चला रहा है, जहां पर सीधे तौर पर उसकी आर्मी, उसकी ISI लगातार उनको ट्रेन करती है और भारत के अंदर बड़े आतंकियों गतिविधियों के लिए भेजा भी जाता है। जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ और हम आपको इसी तरीके से शौर्य गाथा के ये नए नए किस्से बताते रहेंगे।